साउथ अफ्रीका टी20 लीग एलिमिनेटर मुकाबला जो कि खेला जाएगा जोबर सुपर किंग्स और पाल रॉयल्स के बीच में द वंडर स्टेडियम जोहानसबर्ग में। दोस्तों जोहानसबर्ग की अगर पिच की मैं बात करूं तो ये पिच बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद करती है। यहाँ पे गेंद बैट में बहुत अच्छी तरह से आता है और ये एक बेहतरीन बैटिंग विकेट है। और यहाँ पे तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है इनिशियली, क्योंकि यहाँ पे इनको मूवमेंट और अच्छा बाउंस मिलता है जिसकी वजह से वो विकेटें लेने में कामयाब हो जाते हैं। ये दोस्तों एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है और यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर गेंदबाजी चुनती है क्योंकि ये एक बेहतरीन चेजिंग ग्राउंड भी है। अब अगर दोस्तों दोनों टीम के हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीमों ने अब तक कुल मिलाकर साउथ अफ्रीका टी20 लीग में 4 मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, जिसमें से 3 मुकाबलों में पाल रॉयल्स को जीत हासिल हुई है। वहीं जोबर सुपर किंग्स अपना जीत का खाता खोलने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। और दोस्तों अगर बात की जाए पाल रॉयल्स के रिसेंट फॉर्म की, माफ कीजिएगा यहाँ डरबन सुपर जायंट्स लिखा है, यहाँ पे पाल रॉयल्स होना चाहिए, तो उनका रिसेंट फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में से उन्हें बैक टू बैक 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि अपना लास्ट मुकाबला भी वो हार गए थे साउथ सनराइजर ईस्टर्न केप के खिलाफ। वहीं मैं बात करूं जोबर सुपर किंग्स की, तो टूर्नामेंट की शुरुआत इनके लिए कुछ खासा अच्छी नहीं रही थी, बट रिसेंट फॉर्म उनका ठीक ठाक है। और पिछला मुकाबला तो क्या शानदार इन्होंने जीता था टर्बन सुपर जायंट्स के खिलाफ, जिसकी वजह से ये प्लेऑफ एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर गए और अब क्वालिफायर के लिए ये मुकाबला खेलेंगे पाल रॉयल्स के खिलाफ। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो पिछला मुकाबला जीता है, फिर एक मुकाबले में इनको हार मिली है, फिर एक जीत मिली है, एक मुकाबला इनका बेनतीजा रहा था बारिश की वजह से और एक मुकाबले में इनको हार मिली है। यानी खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में से 2 में जीत हासिल हुई है, 2 में हार हासिल हुई है और एक नतीजा इनका बेनतीजा निकला है। और नो रिजल्ट भी रहा है जो पाल रॉयल्स के खिलाफ इनके 4 मुकाबले हुए हैं उनमें। आगे बढ़ते और वेन्यू के मिजाज देख लेते हैं द वंडर स्टेडियम के क्या स्टैट्स हैं। तो इस स्टेडियम में कुल मिलाकर अब तक 5 टी20 मुकाबले खेले गए हैं ऐसे टी20 लीग के इस साल। उसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को सिर्फ एक मुकाबले में जीत हासिल हुई है, वहीं दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो है यहाँ पे 179 रन यानी कि 179 रन। हाईएस्ट टोटल की अगर बात की जाए वो है 243 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। और लोवेस्ट टोटल जो इस वेन्यू पे बना है वो है 78 रन 10 विकेटों के नुकसान पे, जो कि जोबर सुपर किंग्स ने ही बनाया है, वो भी इसी साल में। स्कोरिंग पैटर्न्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वहां पे 150 से कम एक बार स्कोर बना है, 150 से 170 के बीच यहाँ पे 2 बार स्कोर बने हैं। वहीं अगर मैं 190 के ऊपर की बात करूं तो वो भी यहाँ पे 2 बार स्कोर बना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है और बेहतरीन चेजिंग विकेट है, तो जो भी टीम यहाँ पे सेकंड बैटिंग करती है उसके जीतने के चांसेस यहाँ पे लगभग आप मानोगे तो 90% के आसपास रहते हैं दोस्तों। तो सीधा फंडा है, टॉस जीतो और इस पिच पे सीधे बॉलिंग करने का निर्णय ले लो। आगे कुछ रीसेंट मैच देख लेते हैं, उनके स्टैट हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो हाल ही में सबसे रीसेंट मैच हुआ है वो यहाँ पे खेला गया था डरबन सुपर जायंट्स और जोबर सुपर किंग्स के बीच में, जिसे कि जोबर सुपर किंग्स ने क्लिनिकली अंदाज में जीता था। इस मुकाबले में डरबन सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पे, और जोबर सुपर किंग्स ने इस टारगेट को चेस कर लिया था, उन्होंने 209 रन बनाए थे 3 विकेटों के नुकसान पे। वहीं मैं अगर विकेटों की बात करूं तो पेसर्स को इस मुकाबले में 7 विकेटें मिली थी और वहीं स्पिनर्स को इस मुकाबले में मात्र 2 विकेटें हासिल हुई थी। इस वेन्यू पे स्पिनर्स को विकेटें ज्यादा नहीं मिलती हैं। अगले मुकाबले की मैं बात करूं तो वो खेला गया था जोबर सुपर किंग्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच में, जिसमें जोबर सुपर किंग्स मात्र 78 रनों पे ही ढेर हो गया था, 10 विकेटें गंवा दी थी और सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने इस टारगेट को बड़ी ही आसानी के साथ चेस कर लिया था मात्र 1 विकेट के नुकसान पे। विकेटों की बात करो तो इस पूरे मुकाबले में 11 विकेटें गिरी थी और 11 की 11 विकेटें पेसर्स ने ही हासिल करी थी और स्पिनर्स को यहाँ पर एक भी विकेट हासिल नहीं हुई थी। अगला जो मुकाबला है वो खेला गया था जोबर सुपर किंग्स और पाल रॉयल्स के ही खिलाफ, जिसमें जोबर सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए थे 3 विकेटों के नुकसान पे, और पाल रॉयल्स ने इस मुकाबले को चेस कर लिया था, आसानी के साथ जीत लिया था और 171 रन बना दिए थे 5 विकेटों के नुकसान पे। इस पूरे मुकाबले में 3 विकेटें पेसर्स ने ली थी और 4 विकेटें स्पिनर्स को मिली थी। तो ये मुकाबला एक ऐसा है जिसमें स्पिनर्स को विकेटें मिली हैं। अगर मैं टोटल की बात करूं इस मुकाबले में तो कुल मिला के पेसर्स को इस वेन्यू पे मतलब 18 विकेटें हासिल हुई हैं। वहीं अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो स्पिनर्स को यहाँ पे मात्र 6 विकेटें हासिल हुई हैं। ये था दोस्तों रीसेंट स्टैट। अब आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है दोस्तों वो लाइव हो चुका है। जल्दी से जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। इस चैनल को ज्वाइन करने से दोस्तों आपको ये फायदा होगा कि लास्ट मिनट अपडेट आपको मिल जाएंगे, लास्ट मिनट में हमारी फाइनल प्लेइंग 11 आपको मिल जाएगी,
बस इस पे हम टॉस से आधा घंटा पहले आपको पिच रिपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ कंफर्म प्लेइंग 11 भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और जो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं और जो अपडेट्स होते हैं वो भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। साथ ही में अपनी फाइनल टीम भी आपको यहीं प्रोवाइड कराते हैं। तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। और इतनी मेहनत भी आपको नहीं करनी है तो आप सीधे टेलीग्राम पे जाइए और सर्च करिए फैक्चुअल तरुण, वहां पे आपको हमारा ये चैनल देखने को मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी जाइए और इसको ज्वाइन करिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देख लेते हैं कि क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है जोबर सुपर किंग्स की। मुझे नहीं लगता कि जोबर सुपर किंग्स अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है। हाँ, अगर वो कोई एक छेड़छाड़ करेगा तो काइल सिमंड्स की वापसी जरूर उनकी टीम में हो सकती है, अदरवाइज वो अपनी टीम के साथ कोई छेड़छाड़ करना नहीं चाहेगा। अगर मैं बात करूं प्लेइंग 11 की, तो फाफ डु प्लेसिस और ल्यूस डुप्लॉय आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक जल्दी गिर जाता है तो आपको रीजा हेंड्रिक्स देखने को मिलेंगे 3 नंबर पे। अदरवाइज अगर ओपनिंग पेयर अच्छा खेल जाता है, 10-11 ओवर तक टिक जाता है, तो 3 नंबर पे आपको वेन मैटसन खेलते हुए दिख जाते हैं। तो देख ल्यूस डुप्लॉय, उसके बाद देखते हैं मोइन अली, डोनोवन फेरारिया, वेन मैटसन, लिजार्ड विलियम, नांद्रे बर्गर, इमरान ताहिर, डॉग ब्रेसवेल और काइल सिमंड, ये प्लेइंग 11 रह सकती है कल के मुकाबले में जोबर सुपर किंग्स की ओर से। अब दोस्तों एक एक करके इन खिलाड़ियों का हम एनालिसिस करते हैं, क्या इनके रीसेंट फॉर्म में हमारी फैंटेसी टीम के लिए कौन से प्लेयर सुटेबल रहेंगे या नहीं। शुरुआत कर लेते हैं फाफ डु प्लेसिस की। जो दोस्तों फाफ डु प्लेसिस ने स्टार्टिंग तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं करी थी, पर हालिया फॉर्म इनका कमाल का है। ये मस्ट पिक बनते हैं हमारे लिए, हम इनको ड्रॉप करके नहीं चल सकते, इसलिए हमारे लिए मस्ट पिक बनते हैं, क्योंकि इनको ड्रॉप करना बड़ा ही रिस्की है। क्योंकि ये चलते हैं ना तो फिर ऐसा चलते हैं कि मैच पूरा एक तरफा कर देते हैं। तो फाफ डु प्लेसिस का रिसेंट फॉर्म देख लो तो 57 रन है, फिर पिछले एक मुकाबले में 0 रन थे, फिर 50 रन, फिर 25, फिर 17, फिर 9, ठीक ठाक स्टैट इनका भी है। वहीं बात करूं मैं रीजा हेंड्रिक्स की दोस्तों, तो रीजा हेंड्रिक्स मतलब एक तरह से आप मानोगे ना तो इस मुकाबले में आपके लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले मुकाबले में रीजा हेंड्रिक्स की बैटिंग ही नहीं आई थी। ये ओपनिंग करते थे डुप्लेसिस का इनिशियली, बट अब ल्यूस डुप्लॉय ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो रीजा हेंड्रिक्स हाल फिलहाल में खेलते हुए नजर नहीं आए हैं। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के मुकाबले में परफॉर्म करे तो आपके ट्रम्प हो सकते हैं। आप चाहे इन पर रिस्क लेना तो आप इन पर रिस्क ले सकते हैं, बट जीएल में इन पर रिस्क लीजिएगा। स्मॉल लीग अगर आप खेल रहे हो तो इन पर रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर मैं रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 0 रन है, 11 रन है, एक पारी आई थी 79 रन की, फिर 4 रन, 8 रन, 38 रन, मतलब फॉर्म इनके साथ नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। वहीं मैं बात करूँ ल्यूस डुप्लॉय की, तो भाई ल्यूस डुप्लॉय भी आप लोगों के लिए मस्ट पिक है, इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा। रिसेंट फॉर्म कमाल का है, और अगर जोबर सुपर किंग्स के लिए कोई खिलाड़ी सबसे मतलब क्रंच फॉर्म में है तो वो ल्यूस डुप्लॉय ही है। रिसेंट फॉर्म देख लीजिए तो 57 रन है, फिर 58 रन, फिर 41 रन, बस एक मैच था जिसमें ये डक पे आउट हो गए थे, अदरवाइज 30 रन, 33 रन, 71 रन, ये रन बनाते ही बनाते हैं। उसके बाद मैं बात करूं मोइन अली की, तो मोइन अली थोड़े रिस्की प्लेयर है, आप चाहें तो उनको अपनी टीम में रख सकते हैं, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक है, लास्ट मुकाबले में ताबड़तोड़ 26 रन बनाए थे, जिसकी वजह से इनकी टीम जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। फिर एक मैच में डक पे आउट हुए, फिर एक मैच में बैटिंग नहीं है बट कोई विकेट नहीं लिया, फिर 23 रन 2 विकेटें, फिर 25 रन और कोई विकेट नहीं। तो 100 इनका एवरेज चल रहा है, आप चाहो तो इन पर रिस्क ले सकते हो या इनको आप ड्रॉप भी कर सकते हो। वही बात की डोनोवन फेरेरा का, तो भाई बिल्कुल भी इनको आप पिक मत करिएगा, क्योंकि विकेट कीपिंग ऑप्शन सामने वाली टीम से आपके पास बेहतरीन है। तो डोनोवन फेरेरा को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको अपनी टीम में रखें। हालांकि रिसेंट फॉर्म इनका ठीक नहीं, हाँ लास्ट मुकाबले में कुछ मतलब जरूरत थी उस हिसाब से बैटिंग कर गए थे, 14 रन तेज बना दिए, अदरवाइज कोई फॉर्म इनका है नहीं। 8 रन एक मुकाबले में, 56 रन की पारी आई है, उसके अलावा कोई भी पारी इनकी अच्छी देखने को मिली नहीं है। 14 रन, 8 रन, 56 रन, 5 रन, 4 रन और 14 रन, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनके साथ जाएं। वही बात करें वेन मैटसन की, तो भाई वेन मैटसन आपके लिए मस्ट पिक हो सकते हैं, मतलब अच्छे प्लेयर हैं और इनकी बैटिंग भी आ रही है और अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, और इस वेन्यू पे तो खासा रन इनके बन रहे हैं, तो आप इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा। बात करें इनके रिसेंट फॉर्म की, तो 44 रन, 32 रन, फिर एक मैच में डक, फिर 4, 22, 10, 65, तो अच्छे पिक हैं। अगर देखिए इनको ना आप उस कंडीशन में अपनी टीम में पिक करिएगा जब आपको मतलब कोई और ऑप्शन समझ में ना आए, और खासकर अगर टीम चेस कर रही है तो उस कंडीशन में आप वेन मैटसन के साथ जा सकते हैं। और अगर जोबर सुपर किंग्स पहले बैटिंग कर रहा है तो आप चाहें तो वेन मैटसन को ड्रॉप कर सकते हैं। वहीं बॉलिंग सेक्शन की बात की तो लिजार्ड विलियम भाई कंफर्म पिक है, मस्ट पिक है, आप इनको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये बंदा ना मैन विद गोल्डन नाम है, ये आएगा तो विकेट मार के ही जाएगा। लास्ट मुकाबले में 3 विकेट ली थी, फिर एक मुकाबले उसके पहले वाले मुकाबले में 1 रन बनाया था, 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, तो मतलब ये मस्ट पिक प्लेयर है, आप इनको ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। नांद्रे बर्गर आपके लिए मतलब 50-50 प्लेयर है, हालिया फॉर्म उतना अच्छा इनका नहीं है। नांद्रे बर्गर का रिजल्ट 1 विकेट है, फिर एक मैच में 1 रन, कोई विकेट नहीं, फिर कोई विकेट नहीं, फिर 2 विकेट, फिर कोई विकेट नहीं, फिर 1 विकेट,
तो नांद्रे बर्गर मतलब 50-50 पिक है, आप एक आधा टीम में ट्राई कर सकते हो और एक आधा टीम में उनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो। अब दोस्तों आगे बात करें इमरान ताहिर की, तो देखिए एक्सपीरियंस प्लेयर है और इमरान ताहिर के तक वो परफॉर्मेंस निकल के आई नहीं है, बट वेन्यू मतलब ऐसा है ना कि इमरान ताहिर को मुझे नहीं लगता उतने ज़्यादा विकेट मिलेंगे, तो चाहे तो आप इमरान ताहिर को ड्रॉप करके भी अपनी टीम से चल सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स को यहाँ पे उतने विकेटें नहीं मिलती हैं। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 0 विकेट है, फिर एक मैच में 1 रन बनाया था, विकेट नहीं लिए थे, फिर 2 विकेट है, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, तो एक एक विकेट ये लेते हैं। अदरवाइज कोई बल्क में विकेट इनकी आई नहीं है, तो इमरान ताहिर थोड़े से मतलब रिस्की बन जाते हैं। फिर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप इमरान ताहिर के साथ जा सकते हो, अदरवाइज इमरान ताहिर को मैं अपनी टीम में तो पिक नहीं करूंगा। आप रिस्क लेना चाहते हो, थोड़ी सी हटके टीम बनाना चाहते हो, तो आप इमरान ताहिर के साथ जा सकते हो। वही बात करें डग ब्रेसवेल के, तो भाई बॉलिंग में कंफर्म पिक हो जाते हैं। मतलब मैं आपको करूँ तो लिजार्ड विलियम और डग ब्रेसवेल, ये तो बॉलर ऐसे हैं ना कि ये कंफर्म आप इनको अपनी टीम में रखिएगा। जोबर सुपर किंग्स की तरफ से अगर आप बॉलिंग रख रहे हैं तो बाकी प्लेयर्स को आप रोटेट कर सकते हैं, बट ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं ना कि जिनको आप ड्रॉप मत करिएगा। ये अच्छे हैं और ये विकेटें आपको निकाल के देंगे। रिसेंट में इनका भी अच्छा है, 2 विकेट लिए थे, फिर कोई विकेट नहीं, फिर कोई विकेट नहीं, फिर 9 रन, फिर कोई विकेट नहीं। लास्ट मुकाबले में 2 विकेटें मारी हैं दोनों ने। इनका रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा है, तो आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। कोई बात करें काइल सिमंड्स की, तो ठीक ठाक है, इनका भी 100 है, तो इनको आप ड्रॉप करके आराम से चल सकते हैं। हाँ, अगर आप कुछ डिफरेंशियल करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो भले आप इनके साथ जाइए, अदरवाइज इनको ड्रॉप करके चलिएगा। बट डग ब्रेसवेल और लिजार्ड विलियम, इन दोनों को आप कंफर्म अपनी टीम में लेके चलिएगा। अब दोस्तों ये तो थी पूरी जोबर सुपर किंग्स के एनालिसिस। अब देख लेते हैं एक बार पाल रॉयल्स का क्या मिजाज है, उनका क्या सिनेरियो रहने वाला है पूरे उसमें। अगर मैं पाल रॉयल्स की बात करूं तो ये अपनी टीम में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हाँ, लास्ट मुकाबले में कुछ प्लेयर को उन्होंने रेस्ट दिया था, तो उनकी इसमें वापसी आपको जरूर होते हुए दिखाई दे जाएगी, जैसे इवान जोन्स हो गए, तबरेज शमसी हो गए और उनलुंगे अंगीदी हो गए। अदरवाइज अपनी इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे जो सनराइजर ईस्टर्न केप के साथ खेली थी पिछले से पिछले मुकाबले में। लास्ट मुकाबला जो खेले थे वो तो उन्होंने काफी प्लेयर को रेस्ट दे दिया था, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वालिफाई कर चुके थे। उससे पहले मुकाबले में जो प्लेइंग 11 खेली थी उसमें जो लोग खेले थे वैसी ही प्लेइंग 11 के साथ ये उतरेंगे। और वो प्लेइंग 11 क्या थी, आपको जेसन रॉय और जॉस बटलर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आपको हो सकता है कि मिचेल वैन ब्यूरेन दिखाई दे जाए, वरना अभी मैंने व्यान ल्यूप को रखा है। फिर डेविड मिलर, फिर मिचेल वैन ब्यूरेन, फिर डेन विलास, इवान जोन्स, पीजे फॉर्ट्यून, लुंगी अंगीजी, ओबेडो मोका और तबरेज शमसी, ये प्लेइंग 11 आपको खेलते हुए नजर आएगी। हो सकता है कि इनके ऑर्डर में कुछ अप एंड डाउन आपको दिखाई दे जाए, अदरवाइज प्लेइंग 11 आपको यही खेलते हुए नजर आएगी। अब चलिए दोस्तों एक एक करके इन प्लेयर्स का एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है इनकी प्लेइंग 11 का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेसन रॉय से। तो दोस्तों जेसन रॉय का परफॉर्मेंस अप एंड डाउन भरा रहा है कि कभी परफॉर्म कर रहे हैं, कभी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है इनका परफॉर्मेंस। ये ना रिस्की पिक बन जाते हैं जेसन रॉय। आप जेसन रॉय को चाहे तो टीम में रिस्की क्या बोलूं मैं इनको, आप मैं ट्रम्प की कैटेगरी में डाल देता हूं। जेसन रॉय एक तरह से आपको ट्रम्प साबित हो सकते हैं अगर आप इनको लेने का रिस्क लेते हैं। तो अगर ये चलते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा मतलब वेटेज देके जाएंगे आपकी टीम को, क्योंकि सिलेक्शन रेशियो भी थोड़ा सा कम चल रहा है इस टाइम। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो एक पिछले मैच में 8 रन आए थे, फिर 32 रन, फिर 14 रन, फिर 8 रन। एक मैच में 69 रन की पारी आई है, फिर 38 रन, फिर 5 रन। मतलब ये ट्रम्प हो सकते हैं, अगर आप इनको अपनी टीम में रखते हैं तो आपके लिए ट्रम्प साबित होंगे। वही बात करो जॉस बटलर की दोस्तों, तो जॉस बटलर आपके लिए मस्ट पिक होने वाले हैं और ये सीवीसी के भी अच्छे ऑप्शन हैं। तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं बेहतरीन फॉर्म में। एक मैच अगर माने जिसमें उन्होंने 6 रन बनाए थे, उसके अलावा हर मैच में इनके बल्ले से रन आए हैं। लास्ट मुकाबले में 38 रन बनाए थे, फिर 64 रन, फिर 5-6 रन, फिर 22, फिर 54, फिर 46, फिर 70। तो जॉस बटलर आपके लिए कंफर्म पिक है और आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चलेंगे। वही बात करूं मैं बिहान ल्यूप की, तो ये भी अच्छे ऑलराउंडर हैं, इनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। ये आपके लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। लास्ट मुकाबले में 27 रन आए थे, फिर उससे पहले वाले में 7 रन बनाकर 1 विकेट हासिल करी थी, फिर एक मैच में फ्लॉप हुए, फिर 57 रन, फिर 1 रन, फिर 39 रन, फिर 12 रन। मतलब ये बल्ले से और बॉल से दोनों से ही अच्छे पॉइंट्स दे के जा रहे हैं, तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। वही बात करो डेविड मिलर की, तो यार डेविड मिलर रिस्की हो जाते हैं आप, क्योंकि बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। तो डेविड मिलर मेरे हिसाब से रिस्की पिक है। आप चाहें तो इनको अपनी टीम में रखें, या आप चाहें तो आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, 11 रन, 14 रन, 3 रन, 24, 20, 2, 75 रन है, तो कुछ खास नहीं है। तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, रिस्क लेना चाहते हो उनको रिस्क ले सकते हो। वही बात करें मिचेल वैन ब्यूरेन की, अगर पाल रॉयस पहले खेलता है तो आप इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा। अच्छे प्लेयर हैं, टिक के खेलते हैं, ठीक ठाक रन बना के आपको दे देंगे। 14 रन, 9 रन, 36 रन, 7 रन, 8 रन, 28 रन।
पॉल रॉयल्स अगर पहले बैटिंग करती है तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, अगर चेस करने आ रही है तो आप इनको ड्रॉप करके चलें। वहीं बात करें हम इवान जोन्स की, तो इन्हें मस्ट पिक है पॉल रॉयल्स के लिए, मतलब अच्छे ऑलराउंडर है, बॉलिंग अच्छी करते हैं और विकेटें भी मारते हैं। एक मैच खेला है जिसमें 2 रन बनाए और 2 विकेटें हासिल करी। वहीं बात करूं मैं डेन विलास को, तो ये बेहतरीन प्लेयर है, और अगर पॉल रॉयल्स पहले बैटिंग कर रहा है तो आप इनको अपनी टीम में रख के बिल्कुल चलिएगा। रिसेंट फॉर्म अच्छा है इनका, 3 मैच खेले हैं जिसमें एक में 34 रन, एक में 9 रन और एक में 42 रन बनाए हैं, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा। वहीं बात करूं BJ14 की, तो यार इनका कोई खास मतलब परफॉर्मेंस है नहीं, 2 रन बनाए फिर 9 रन फिर 0 विकेट फिर 2 रन 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। वहीं मैं आगे बात करूं बॉलिंग में लुंगेन गीडी की, तो भाई ये भी एक तरह से आपके मस्ट पिक होने वाले हैं बॉलिंग में इस टीम से, आप इनको अपनी टीम में लेके चलिएगा। 13 रन बनाए थे और 1 विकेट हासिल नहीं किया था, बाकी 1 विकेट फिर 3 विकेट फिर 0 विकेट फिर 3 विकेट, तो लुंगेन गीडी को आप अपनी टीम में बिल्कुल रखिएगा। वही बात करूं ओबेडो मोकॉय की, तो ये एक तरह से आपके लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं। आप इनको कुछ ग्रैंड लीग की टीम आप बना रहे हैं तो इनको टीम में टीम में रखिए, रोटेशन पॉलिसी के साथ चलिएगा। और अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो भाई स्मॉल लीग में आप ओबेडो मोकॉय को बिल्कुल अपनी टीम में मत रखिएगा। हाँ, आप रिस्क लेना चाहते हैं तो भले आप इनको रख लें, अदरवाइज मैं तो इनको ड्रॉप करने की रिकमेंडेशन दूंगा। बाकी ड्रॉप नहीं भी करना चाहते हैं तो आप इनको एज अ ट्रम्प और रिस्की प्लेयर ही रख सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में हमने कुछ खास इतना है नहीं अभी। 0 विकेट है फिर 2 विकेट है फिर 0 विकेट फिर 2 विकेट फिर 0 विकेट फिर 2 विकेट, तो इस स्टैंडर्ड से आप चलोगे तो इनका 0 विकेट है, तो हो सकता है कि इस मुकाबले में रन बना दे, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो इन पे कि भाई इस मुकाबले में हो सकता है 2 विकेटें मार दे। वही बात करूँ तबरेज शमशी की, तो भाई क्लास बॉलर है, 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं। अगर आपको स्पिनर कोई लेना है ना तो तबरेज शमशी के साथ जाइए, क्लासिक स्पिनर है, बेहतरीन फॉर्म में, अगर आपको अपनी टीम में स्पिनर को जगह देनी है तो आप तबरेज शमशी के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा पूरा एनालिसिस टीम्स का कि क्या प्लेइंग 11 है, कौन से प्लेयर को रहना चाहिए। आप चलते हैं वेन्यू पे कुछ स्टैट पे देख लेते हैं कि टॉप 3 बैट्समैन क्या रहने वाले हैं इस वेन्यू पे। तो दोस्तों मैं टॉप 3 बैट्समैन की बात करूं तो सबसे पहला नाम आता है वेन मैटसन का। इस वेन्यू पर उन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं और 2 मुकाबलों में ही उन्होंने 38 रन मार दिए हैं दोस्तों, तो मतलब अच्छा रिकॉर्ड है इस वेन्यू पे उनका। 38 की एवरेज है 146.15 के स्ट्राइक रेट से, इनको अपनी टीम में बिल्कुल रख सकते हैं। अगले जो बैट्समैन है वो है ल्यूस डुप्लॉयस, वेन्यू में 5 मैचेस खेले हैं जिसमें 37.2 की इनकी एवरेज है और 155 का स्ट्राइक रेट है, मतलब ये वेन्यू इनको बहुत रास आता है, तो ये तो आपके लिए मस्ट पिक ही है, तो आप इनको तो ड्रॉप करके बिल्कुल मत चलिएगा। वहीं बात करूँ जॉस बटलर की, तो जॉस बटलर भी हमारे लिए मस्ट पिक हैं और 4 मैचेस इस वेन्यू पे खेले हैं जिसमें 28 की इनकी एवरेज और 172 का स्ट्राइक रेट है, तो ये प्लेयर बैटिंग में तीनों आप अपनी टीम में रख के चलिएगा, इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा। हालांकि आप वेन मैटसन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बाकी ल्यूस डुप्लॉय और जॉस बटलर को तो बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। आगे बात कर लेते हैं बॉलर की, तो फ्रेस्को एडम्स है जिन्होंने 1 मैच खेला, 2 विकेटें हासिल कर दी 8.3 की इकॉनमी से। पॉल रॉयल्स के लिए हालांकि अभी रिसेंटली खेलते हुए नजर नहीं आए, तो मुझे नहीं लगता कि ये खेलेंगे एलिमिनेटर ने, बट अगर खेलते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बात करें जिराल्ड कोहली की, तो क्या ही बात करें, टूर्नामेंट से ही लगभग बाहर है, एक ही मुकाबला खेला नहीं है, तो 5 मैचेस में 2 की एवरेज और 7.8 का इकॉनमी है, तो इनकी बात ही करना बेकार है। वहीं बात करें लिजार्ड विलियम्स की, तो भाई तो मस्ट पिक खिलाड़ी हैं आपके जोबर सुपर किंग के लिए। 5 मैचेस खेले, 1.8 एवरेज विकेट और 9.9 की इकॉनमी है। हालांकि इनकी इकॉनमी थोड़ी सी हाई रहती है, बट विकेट टेकिंग बॉलर है, ये आपको कम से कम कल के मुकाबले में 2 विकेटें निकाल के देंगे, तो इनको ड्रॉप बिल्कुल भी मत करिएगा। ये था दोस्तों पूरा आप लोगों के लिए एनालिसिस। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं हमारी प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, मतलब हमने क्या टीम बनाई है उस हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपनी प्लेइंग 11, मतलब जो ड्रीम 11 की हमने टीम बनाई है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने लिया है दोस्तों जॉस बटलर को, फाफ डुप्लेसिस, डेन विलास, वेन मैटसन और ल्यूस डोपलाय, ये 4 हमने बैट्समैन अपनी टीम में लिए हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो हमने डग ब्रेसवेल, मोइन अली, विहान ल्यूक और इवान जोन्स एज एन ऑलराउंडर अपनी टीम में शामिल किया है। वहीं लिजार्ड विलियम और लुंगेन गीदी हमारे पेस बॉलर होंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी टेलीग्राम पे। तो अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए ताकि हम आपको फाइनल टीम और मैच से जुड़ी सारी अपडेट दे सकें। हमारी फाइनल टीम आपको कहाँ मिलेगी, आपको हमारी फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो जल्दी से जल्दी जाइए और ज्वाइन करिए, वरना
अगर आप इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन खोल के लिंक पे क्लिक करें या पिन कमेंट्स खोल के लिंक में क्लिक करें, तो सीधे टेलीग्राम पे जाइए और सर्च करिए फैक्चुअल गरुण और वहां पे आप हमें ढूंढ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज ज्वाइन करिए और ये बिल्कुल फ्री है। कमाल की बात ये है कि हम इसका कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री सेवा आपको दे रहे हैं। अब वो जो टीम पे आ जाते हैं तो जॉस बटलर मैंने बोला था मस्ट पिक है, मैंने मस्ट पिक में जॉस बटलर को रखा है। फाफ डुप्लेसिस है हमारे पास लूज डुप्लॉय है, प्लस साथ ही साथ हमारे पास लिजार्ड विलियम और लुंगी एनगीदी है। तो 1 2 3 4 और 5 और 6 इवान जोन्स, ये हमारे फिक्स प्लेयर हैं। बाकी बच्चे 5 प्लेयर उनमें आप रोटेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डग ब्रेसवेल को लिया हुआ है, वियान ल्यूप को लिया हुआ है, वेन मैटसन को लिया हुआ है। इनकी जगह पे वेन मैटसन को ड्रॉप करके आप रिजा हेंड्रिक्स को अपनी टीम में रख सकते हैं। साथ ही साथ वियान लूप को आप ड्रॉप कर सकते हैं इनकी जगह। चाहे तो आप डेविड मिलर के साथ जा सकते हैं या वेन ब्यूरन के साथ जा सकते हैं। इनफैक्ट आप तबरेज शमशी को भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारी यही टीम रहने वाली है। मैं रुके क्लियर कर दूं ताकि आप इसको सेव कर लीजिएगा। अभी के लिए हमारी यही टीम रहने वाली है। बाकी फाइनल जो हमारी टीम है वो टॉस के टाइम में आपको बताऊंगा, पिच का क्या मिजाज है, मौसम का क्या मिजाज है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। बस एक ही प्रे करता हूँ दोस्तों कि मैच में बारिश ना हो। पूरे मैच में अगर बारिश हो जाती है ना तो मतलब सारा, क्योंकि जो हम एक टीम बनाते हैं वो हम पिच देख के, वेदर देख के, प्लेयर की परफॉर्मेंस देख के बनाते हैं। बट बारिश के बाद ना सारा गेम खराब हो जाता है, क्योंकि एक तो मैच में ब्रेक आ जाता है, प्लस ब्रेक आने के साथ साथ ना जो वेन्यू होता है तो वेन्यू के मिजाज बदल जाते हैं। तो प्लेयर की परफॉर्मेंस पे इसको काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और हमें बहुत लॉस हो जाता है, क्योंकि जो हम पिच टीम बनाते हैं ना वो एक प्रॉपर मैच के हिसाब से एनालिसिस करते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। बट जब बारिश गिर जाती है तो काफी चीजें बदल जाती है और आप सब तो जानते हैं क्रिकेट में मौसम का कितना बड़ा रोल होता है। उस वजह से हमें लॉस हो सकता है। बस यही होप करिए दोस्तों कि कल के मुकाबले में बारिश हो तो पहले ही हो जाए, बीच में बारिश ना हो और मैच बिल्कुल ना रुके, वरना बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी ये थी आज की पूरी एनालिसिस। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ शेयर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।